नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने इंडस्ट्रियल लॉ के लेक्चर को और आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हमारा शुरू होने जा रहा है यूनिट 2 में लेसन 1 है द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। देखो ये नाम से पता चल रहा है, फिर से वही बात आ रही, एम्प्लॉय के फेवर में स्टेट इंश्योरेंस क्या होगा, जिससे अगर एम्प्लॉय की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, वर्कर की लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जब उनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। यार उनके पास ऐसा इतने पैसे तो होते नहीं ना कि अलग से बेचारे हेल्थ इंश्योरेंस और परचेज करे। तो सरकार ने उनके लिए एक एक्ट बना रखा है और इसकी जिम्मेदारी कंपनियों को ही दे रखी है। तुम लोग इन लोगों का इंश्योर करोगे कि इंश्योरेंस में इसका नाम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट आर टू प्रोवाइड वर्किंग नॉलेज। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको वर्किंग नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मानो आप इंडस्ट्री में ना इन सब के काम को करने के लिए एक जॉब है, एक कोई बंदा इस पोजीशन पे काम करता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि यार ईएसआईसी सबका जहां जहां एप्लीकेबल है वो हो रहा है क्या, सबका सही कट रहा है क्या, पैसा सब सही से जमा हो रहा है क्या, ईएसआईसी टाइम पे जमा हो रहा है, ईएसआईसी की रिटर्न टाइम पे जा रही है क्या। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, डेफिनेशन और कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स, अथॉरिटीज कौन सी हैं ईएसआईसी की, और डिफरेंट बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल हैं वर्कर्स की। अब बस आप ना माइंड में यही लेके चलो कि मुझे वर्कर्स के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज इस एक्ट में हमें इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ना है। नाउ प्रेजेंट सेलेक्टेड केस लॉ ऑन दी सब्जेक्ट, और कोई अगर केस लॉ है तो वो ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इतना टाइम नहीं देते, हम अपने तुरंत यहाँ आ जाते हैं कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ है। तो दोस्तों ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ है, टेरिटोरियल। टेरिटोरियल क्या होता है, जैसे अगर हमारा ये भारत का नक्शा है मान लेते हैं ना, तो ये जो टेरिटरी है, ये जो तुम बेस लाइन देख रहे हो ना भारत का, इसके बाद तो फिर सी है, तो इसको हम बोलते हैं टेरिटरी। ठीक है, तो अब इस टेरिटरी के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर द एक्ट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ टू ऑल फैक्ट्रीज यूजिंग पावर, सभी फैक्ट्री पे जो कि पावर, क्या मतलब मैन पावर, कितने लोगों को उसने काम दिया, एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन ऑन वेजेस, 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड और आर बीइंग ग्रेजुअली एक्सटेंडेड। ये जो एक्ट का जो प्रोविजन है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, स्मॉलर पावर यूजिंग फैक्टरिंग एम्प्लॉइंग 10 to 19%। मतलब अभी तो हमने देखा कि सर 20 और 20 से ज्यादा, लेकिन नहीं, अगर कोई स्मॉलर पावर यूजिंग फैक्ट्रीज हैं वहां अगर 10 से 19 के बीच में भी बंदे काम करते तो वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। यार वहां पे ज्यादा रिस्क रहता है ना बंदों की लाइफ पे। नॉन पावर यूजिंग फैक्टरिंग में 20 और उससे ज्यादा पे शॉप्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, यहाँ भी तो 20 और उससे ज्यादा लोग काम करेंगे ना। सिनेमाज इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय 20 और मोर पर्सन। तो इन सब पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि भाई ईएसआईसी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है। चलिए कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ डेफिनेशन सेंट्रल, मतलब जैसे हमने पीएफ एक्ट में पढ़ा ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर बात करें तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट ही तो है। तो ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ही एजेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। नाउ कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है लेबर रिजल्टिंग इन द इशू ऑफ लिविंग चाइल्ड, और लेबर आफ्टर 26 वीक्स ऑफ रेजेंसी रिजल्टिंग इन द इशू ऑफ चाइल्ड वेदर अलाइव और डेड। मतलब कि अगर कोई लेबर काम कर रहा है, ठीक है, और उस काम की वजह से अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती है, चाइल्ड की अगर कोई डेड हो जाए किसी लेबर से रिलेटेड, तो वहां पे ये कन्फाइनमेंट वर्ड यूज होता है। बट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझना, कंट्रीब्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएफ एक्ट में भी हमने देखा था मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ भी है कि कितना कर सकते हैं। तो देखो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन
has to be calculated individually for each employee at 1.75% of the wages paid or payable for every wage period। मतलब जो भी उनको दिया जा रहा है उसका 1.75% निकालो। द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना है? अच्छा जी, उसकी सैलरी से तो 1.75% कट जाएगा। एम्प्लॉयर क्या क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में भी कैलकुलेट द रेट ऑफ 4.75% ऑफ टोटल वेजेस। एम्प्लॉयर जो है वो 4.75% टोटल वेजेस का देगा जो भी ईएसआई स्कीम में कवर्ड होंगे, और उसको राउंड ऑफ कर दो 5 पैसे में अगर कोई मतलब फ्रैक्शन में अमाउंट आ रहा है। ओके सर, समझ में आ गया। और इसको चालान को जमा करवा दो 21 से पहले पहले, अगले महीने के 21 से पहले पहले इसका पैसा चला जाना चाहिए। एम्प्लॉइज whose average daily wages is below ₹15 are exempted from payment of their contribution। अगर कोई एम्प्लॉय डेली यार कौन 15 रुपए पे काम करता है, बहुत पुराना, ठीक है, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर कंपनी ही उनके बदले पैसा भरेगी। चलो, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिपेंडेंट क्या होता है यार? जो भी उस बंदे पे, वर्कर्स पे डिपेंडेंट लोग हैं। डिपेंडेंट मीन्स रिलेटिव ऑफ डिजीज्ड इंश्योर्ड पर्सन, नेमली डिजीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो गई। तो जो पर्सन इंश्योर्ड था उसकी डेथ हो गई, तो उसके कौन कौन से रिलेटिव है? विधवा हो गई, अ विडो, माइनर सन, एडॉप्टेड सन, अनमैरिड लेजिस्लेटिव एडॉप्टेड डॉटर, या कोई बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई। होली डिपेंडेंट अर्निंग, जो उसी के अर्निंग पे सब डिपेंड थे, जिसने 18 की एज चाहे मतलब हो गई या ना हो लेकिन उस पर डिपेंड थे, जैसे उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, माइनर के ब्रदर हो सकते हैं, विडो के डॉटर इन लॉ हो सकती है, बहुत सारे यार, अनमैरिड सिस्टर हो सकती है, जो भी कुल मिलाकर उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे, उसकी अर्निंग पे। ये भाई बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है ना जहाँ पे लोगों की डेथ तक हो जाती है यार काम करते करते। इसीलिए तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे पढ़ लिख ले, बेटे बेटी, ताकि उनको बहुत ही सेफ जगह रह के काम करने का मौका मिले और उन लोगों से ज़्यादा पैसा कमाए जो फैक्ट्री में काम करते हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के। लेकिन हम तो अलग ही सपने में होते हैं। हमें ये सब चीज़ें कहाँ समझ में आएंगी? जब एक बार बीकॉम कर लेंगे, एमकॉम कर लेंगे, उसके बाद समझ में आएगी कि यार ये सब हमें पढ़ना था। चलो, अभी तक आपने पहले से लेके 12th तक क्या किया इतना मैटर नहीं करता। अब जो आप कर रहे हो ना वो आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए है। यही सब चीज़ें लाइफ में अब काम आने वाली है। जब कहीं जॉब ढूंढने जाओगे या खुद के लिए भी काम करोगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। चलो जी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, जो भी लोग काम करते हैं अगर उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है काम करते के दौरान, तो उस काम एक्सीडेंट को ही तो, और एक्सीडेंट की वजह से उनके अगर कुछ नुकसान हो गया, उनके शरीर में कुछ हो गया, तो उसे इंजरी बोलते हैं। एम्प्लॉय, यार जो बंदा फैक्ट्री में और कंपनी में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी जिसमें काम करेगा उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉय हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉय, चाहे वो इमीडिएट एम्प्लॉयर हो किसी फैक्ट्री में, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करो, या फिर टेम्पररी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने उसको टेम्पररी रख लिया कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, वो भी तो एम्प्लॉय है। कल के किसी कंपनी में किसी बंदे को कुछ हो जाएगा तो ये एम्प्लॉयर थोड़ी ना बोल देंगे कि नहीं 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 ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे था, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भाई एम्प्लॉयर तो ये बोलेगा, मालिक कंपनी का, कि बचने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं। इसीलिए इन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए बोल दिया भैया एम्प्लॉय का मतलब सब है जिसको तुमने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने डायरेक्ट एम्प्लॉय किया है, या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर ने उसको अपॉइंट किया है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया, वो सब के सब एम्प्लॉय है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो। It includes person employed for wages on any work connected to the factory या establishment। कोई भी बंदा, ठीक है, वो जो उस पे काम कर रहा है चाहे वो कनेक्टेड है या फैक्ट्री से कनेक्टेड है, उसको वेजेस दिया जा रहा है, वो इस पे आ जाएगा। ठीक है,
Now person gets engaged as an apprentice, not being as an apprentice engaged under Apprentice Act or under the standing order of establishment, but does not include any member of Indian military, नहीं आते इसमें, एयर फोर्सेज नहीं आते, any person whose wages excluding remuneration for overtime exceed the wages may be prescribed। मतलब जिस बंदे की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि उनमें इतना वेजेस होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा वेजेस है तो वो बंदे इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। अब आप पढ़ लिख के जाओगे, अच्छे पैसे कमाओगे तो आपका ESI काटना कंपनी के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं होगा। तो देख लेते हैं सर कितनी सैलरी, तो यहाँ भी यार पुरानी लिमिट लिखी गई है। जिस व्यक्ति का 6500 पर मंथ सैलरी है, वेज है, उसके लिए ये सब एप्लीकेबल है। उससे ऊपर कंपनी के पास ऑप्शन है, करे या ना करे। ठीक है, अब ये कवर कर लेते हैं एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय क्या होते हैं। वो एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए एलिजिबल नहीं, मतलब नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि तुम, वो उनके सैलरी से नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि भैया उसके हिस्से का भी तू ही दे। अब वो होते हैं एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं, फैक्ट्री के ऑक्यूपायर है, जिन्होंने अपने, या मैनेजर, वो जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुए, मैनेजर अपॉइंट हुए, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंडिया में जिसका कंट्रोल है ना, वो सब एम्प्लॉयर है। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कोई भी पर्सन जो सुपरविजन के लिए एलिजिबल है या कंट्रोल करता है, या एस्टेब्लिशमेंट में तो कंपनी के कंट्रोल में उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएंगे। डायरेक्टर वायरेक्टर कह सकते हैं आप। फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन यार, स्पाउस, माइनर, लेजिटिमेट, अडॉप्टेड चाइल्ड, डिपेंडेंट अपॉन इंश्योर्ड पर्सन। कोई बंदा, व्यक्ति माइनर है, चाइल्ड जो एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, अभी 21 ईयर्स के भी हुए नहीं है, अनमैरिड डॉटर, ऐसे चाइल्ड जो फिजिकली और मेंटली इंजर्ड है बेचारे। ठीक है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता उनके बूढ़े हो चुके हैं, तो ये सब फैमिली में आ जाते हैं। फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, है ना, जो भी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में है उससे हम फैक्ट्री में बोलेंगे, फैक्ट्री। इमीडिएट एम्प्लॉयर, person employed by through him who has undertaken the execution on the premises of factory establishment to which this act applies or under the supervision of principal employer or his agent। मतलब उस बंदे को तो कर दिया, अपॉइंट कर दिया किसी ने, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर उसके एजेंट के लिए वो अगर काम कर रहा है तो जिसने इसको अपॉइंट किया वो इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। जिसके लिए वो एक तरीके से काम करेगा, जिसके अंदर सुपरविजन में वो काम करेगा, वो उसका इमीडिएट एम्प्लॉयर होगा। जैसे मान लो कि आप एक अकाउंट्स मैनेजर के लिए काम करते हो, ठीक है, और वो जो अकाउंट्स मैनेजर है वो अपने बॉस CFO के लिए काम करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। अल्टीमेटली तो पूरे अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट का बॉस CFO है, बट अगर आपसे कोई पूछे आपका इमीडिएट बॉस कौन है, तो आप बोलोगे मेरा इमीडिएट बॉस अकाउंट्स मैनेजर है। CFO इमीडिएट बॉस नहीं हो सकता। CFO इमीडिएट बॉस होगा आपके बॉस का। इंश्योर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन कट रहा है और जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है। मैनेजिंग एजेंट, जो मैनेजर्स, इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो मैनेजिंग एजेंट होते हैं। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से हो सकता है उसके साथ ऐसी चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, और इस वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई, वो बेचारा उतना नहीं कमा पाएगा जितना पहले कमा पाता था, तो ये सब हो जाएगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, भैया अब ये टोटली डिसेबल हो गया, अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, इनकैपेसिटेट हो गया, मतलब ये कुछ नहीं कर सकता अब, तो उसको होते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। सीजनल फैक्ट्री, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो एक सीजन में काम करती है, जैसे कि शुगर की फैक्ट्री तभी काम करेगी जब मतलब गन्ने लगे हुए खेतों में, जब वो कटेंगे, है ना। अब मान लो ठंडी के कपड़े का है, या ठंडी कपड़े बनाने की फैक्ट्री, या कंबल उम्बल, तो सब सीजनल ही तो काम करेंगे ना, तो वो सब होते हैं सीजनल फैक्ट्री। अब थोड़ा सा भी एक बार रीड आउट कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। टी है, कॉफी है, हो सकता है वो 12 महीने की उनकी प्रोडक्शन नहीं होती है, तो जिस पीरियड में उनकी प्रोडक्शन होती है उसी टाइम में ये फैक्ट्रीज काम करती है। सिकनेस मतलब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर लिया, अटेंडेंस हो गई जिसकी वजह से आपकी कंडीशन थोड़ी सी कमजोर हो गई, ठीक है। टेम्पररी डिसेबलमेंट, कुछ
कुछ समय के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे चल रही है और ये एम्प्लॉय के ऊपर, जिसकी वजह से टेम्पररीली वो इनकेपेबल हो गया, टेम्पररी हुआ है, जो अभी काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है। वेजेस, यार कोई भी वेजेस मतलब एक तरीके से सैलरी बोल सकते हो, जो भी उस बंदे को पैसा मिल रहा है वो वेजेस ही है। ठीक है ना। वेजेस मतलब ऑल रिम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू एन एम्प्लॉयर इफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस। ठीक है। एम्प्लॉय रिस्पेक्ट एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज्ड लीव, लॉकआउट, स्ट्राइक विच नॉट इलीगल, इन सब के दौरान भी अगर उसको कोई पैसा मिल रहा है तो वेजेस ही है। नॉट एक्सीडिंग 2 months बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं आता है। एम्प्लॉयर ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन पे किया पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर ने दिया है ना अपना कंट्रीब्यूशन, वो इसके वेजेस में नहीं आएगा। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है वो इसके वेजेस में नहीं आएगा। कोई स्पेशल एक्सपेंसेस दिया जा रहा है वो इसके वेजेस में नहीं आएगा। ग्रेचुइटी डिस्चार्ज इसके वेजेस में नहीं आएगा। चलो यहाँ देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। भाई फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन करानी तो बहुत जरूरी है। ठीक है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, शुड गेट द डिक्लेरेशन फॉर्म फिल्ड बाय एवरी एम्प्लॉय कवर्ड अंडर दिस स्कीम। द स्टैट्यूटरी रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड ऑफ रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय, एक्सीडेंट बुक और इंस्पेक्शन बुक। मतलब जो ऑनर है फैक्ट्री का, एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है फर्स्ट टाइम, वो बंदा अपनी सारी की सारी जानकारी रीजनल ऑफिस को देगा 15 दिन के अंदर अंदर कि भैया ये एक्ट अब मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है। वहां से फिर वो एक कोड नंबर दे देंगे एम्प्लॉय को कि हाँ ठीक है ये तुम्हारा कोड नंबर है, अब इसके थ्रू अब तुम्हारे पास ये एक्ट अप्लाई। फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी दे देंगे तुम एक एम्प्लॉय का रजिस्टर बनाओ, फिर अगर कोई एक्सीडेंट होते हैं काम के दौरान उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसका फिर इंस्पेक्शन बुक भी होना चाहिए जो प्रॉपर ऑफिसर देखेगा। तभी तो फायदे हैं ना ईएसआईसी के। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर ये ना हो, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन ना हो, इनकी कमिटी ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देने वाला ना हो, तो कोई भी बंदा कंट्रीब्यूशन ही ना काटे, और काटे तो जमा ना कराए, फिर उसका इंश्योरेंस कैसे होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और जो ईएसआईसी मतलब स्टेट इंश्योरेंस को एडमिनिस्टर करते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्लियामेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, और मेडिकल प्रोफेशन भी होते हैं। भाई वही तो बताएंगे तुमको एक्चुअली इतनी चोट लगी है नहीं लगी है, एक्चुअली इसकी इतनी तबियत खराब हुई है ना, डिसेबिलिटी हुई है नहीं हुई है। तो सारा का सारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कॉरपोरेशन के, जो डायरेक्टर जनरल भी जिसे बोला जाता है, वो कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई ईएसआईसी की जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट है। नाउ ईएसआईसी सेक्शन 3 एक्ट ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया तुम ईएसआईसी का गठन करो, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। भाई कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे जो भी ऑफिसर्स के जिम्मेदारी है वो भी डिसाइड होती है। फिर ऐसे कॉर्पोरेशन को बोलो, उसको हम बोलेंगे परपेचुअल सक्सेशन। ऐसे जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि कंपनीज परपेचुअल सक्सेशन होती है, कॉमन सील होती है इनके, ऐसे ही ईएसआईसी भी मानी जाएगी। ठीक है। तो अब ये ईएसआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, इसके पावर क्या है, कौन कौन सी इनकी ड्यूटी बनती है, कैसे कैसे इनको काम करना होता है, तो ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा यार। आया होगा तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर ये नहीं आया समझ में, तो फिर कोशिश करेंगे अच्छे से समझाने की। मैं कोई ट्यूशन टीचर नहीं हूँ आपका, मैं तो यार एक इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा, एक मैनेजर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले जो बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख रहे हैं उनको एटलीस्ट पता तो चले। ये थोड़ी ना कि आपने बस ट्यूशन पढ़ लिया सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, नहीं यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में इन सब काम के लिए क्या क्या इसकी वैल्यू है। कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़े बहुत व्यूज हमारे वीडियोस पे भी आ जाएंगे, भला हो जाएगा मेरा भी और आपका भी। मुझे अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ कि किसी के काम आ सकता हूँ या फिर मेरी नॉलेज काम आ सकती है, अदरवाइज जॉब तो चली रही है। ओके बाय बाय, टेक केयर।